इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से वैकेंसी रिलीज करी गई है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन रिसेंटली रिलीज किया गया था, उसके बाद एक डिटेल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे रिलीज किया गया है और ये 2026 की आईआरएफसी की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसी यहाँ पे रिलीज करी गई है और हम इस वीडियो में इस वैकेंसी को एक डिटेल्ड वे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो गाइस चलते हैं हम डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिलीज किया गया है। इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक शेड्यूल्ड ए नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर है। इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंगेज्ड है सपोर्टिंग क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियन रेलवेज सेक्टर इन इंडिया। इंडियन रेलवेज के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन सपोर्ट क्रिएशन का एक काम यहाँ पे आईआरएफसी करती है और हम डिटेल नोटिफिकेशन की एक जानकारी यहाँ पे जानेंगे। आईआरएफसी इनवाइट्स एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में यहाँ पे एप्लीकेशन रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट NE5 लेवल एंड असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस E1 लेवल के लिए। सो गाइज यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे है 4 अप्रैल 2026, यानी कि कल से 4 अप्रैल 2026 पे आपका ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 1 मई 2026 और टाइमिंग रहेगा 23 आवर्स 45 मिनट्स। सो गाइस टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहेगा वो अराउंड जून 2026 में रहेगा। सो गाइस हमने इंपॉर्टेंट डेट्स जान लिए है, उसके बाद हम जाएंगे डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं असिस्टेंट की NE5 लेवल की जॉब यहाँ पे रिलीज करी गई है, वैकेंसी रिलीज करी गई है और स्केल ऑफ पे यहाँ रहेगा 21,000 से लेके 74,000। 21,000 ये आपका बेसिक स्केल ऑफ पे रहेगा और जैसे आपका प्रमोशन होते जाएगा आपके नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस बढ़ती जाएगी, यहाँ पे आपका मैक्सिमम स्केल ऑफ पे असिस्टेंट का रहेगा 74,000 अकॉर्डिंग टू द करंट सैलरी डिटेल्स। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 16। असिस्टेंट NE5 लेवल के लिए 16 वैकेंसीज यहाँ रिलीज करी गई है और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आपका बाइफर्केशन दिया गया है 16 वैकेंसीज का। जैसे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसीज, SC कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज, ST के लिए 1+1 2 कैटेगरीज, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 4 वैकेंसीज और EWS के लिए 2 वैकेंसीज 2 वैकेंसीज। यहाँ पे हम बेसिक एसेंशियल क्वालिफिकेशन जानने के ट्राई करेंगे। 3 years bachelor's degree in commerce from a recognized university institute with not less than 60% marks। आपको एक बेसिक 3 years bachelor's degree यहाँ पे चाहिए कॉमर्स में और not less than 60% मार्क्स, डेट इज आपको मिनिमम 60% मार्क्स लाने हैं बैचलर्स डिग्री कॉमर्स में। उसके साथ ही आपको इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से आपका इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। उसके साथ ही आपका एज लिमिट इस असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए अराउंड 18 से लेकर 30 तक, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 आपका एज होना चाहिए और मेडिकल कैटेगरी C1 होनी चाहिए। सो गाइज असिस्टेंट के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट वैकेंसी दैट इज असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, जो कि E1 लेवल की वैकेंसी यहाँ पे रिलीज करी गई है। E1 लेवल की पोस्ट है और यहाँ पे स्केल ऑफ के आपका रहेगा बेसिक आपका 40,000 से रहेगा और मैक्सिमम आपका 1,40,000 का आपका मिनिमम स्केल ऑफ पे रहेगा असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए। यहाँ पे टोटल अराउंड 7 वैकेंसीज रिलीज करी गई है, 7 वैकेंसीज रिलीज करी गई और कैटेगरी वाइज अगर हम देखेंगे तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज, SC कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी, ST कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 1+1 दैट इज 2 वैकेंसीज और EWS के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज करी गई है। यहाँ पे हम बेसिक क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि इस वैकेंसी के लिए आपको ऐसे एलिजिबल करता है तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे आपका यहाँ पे 3 years बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। सो आपका बैचलर्स डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स आपको बैचलर्स डिग्री में चाहिए, कॉमर्स के बैचलर्स डिग्री में आपको चाहिए। उसके साथ ही क्वालिफाइड CA CMA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एक बैचलर्स डिग्री के साथ साथ एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका। एक क्वालिफिकेशन मतलब ये दोनों तो आपको कंप्लीट करने या
अगर आपका सीए सीए में नहीं है, उसके अगर आप सीए सीए में नहीं है तो आप 2 इयर्स रेगुलर एमबीए अगर आपने किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाई होते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, आपका 3 इयर्स बैचलर डिग्री के साथ साथ अगर आपका आइदर सीए सीए में होना चाहिए, या फिर 2 इयर्स रेगुलर एमबीए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस, ये आपका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, तब इस असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की वैकेंसी के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। और यहाँ पे एज लिमिट है आपका 18 एक मिनिमम एज क्राइटेरिया और 30 एक मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है। यहाँ पे ऑफकोर्स आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपके कैटेगरी के हिसाब से, बट वो हम यहाँ पे अपन नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो और मेडिकल कैटेगरी आपका C1 होना चाहिए। सो गाइस एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में। अपर एज लिमिट यहाँ पे आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताई गई है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट के लिए यहाँ पे 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और वही अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 15 इयर्स एंड 13 इयर्स रेस्पेक्टिवली आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रहेगा। और फॉर एक्स सर्विसमैन up to the extent of service rendered in defense plus 3 years provided they have put in more than 6 months service after attestation, इस तरीके से आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी EWS कैटेगरी के लिए एक सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 6 इयर्स का, और SC ST कैटेगरी फॉर एक सर्विसमैन 8 इयर्स का यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। मैक्सिमम एज of the applicant should not exceed 56 years including all possible age relaxation। जिस भी तरीके का एज रिलैक्सेशन से आप क्लेम कर रहे हैं वो सारे तरीके का एज रिलैक्सेशन मिला के आपको आपका एज 56 ईयर से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया है। उसके बाद हम जानेंगे अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 8 इयर्स फॉर द रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ IRFC। इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो अब भी रेगुलर एम्प्लॉइज है उनके लिए 8 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। और इन सारी एज रिलैक्सेशन के लिए आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया मैक्सिमम एज क्राइटेरिया को डिफाइन करने के लिए आपका एक 1 जनवरी 2026 का एक कट ऑफ डेट रहेगा। उस डेट के हिसाब से आपके सारे एज क्वालिफिकेशंस यहाँ पे एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि हमें डिस्कस करना है वो है who are employed on regular basis in government, semi-government, public sector undertaking, autonomous bodies are required to produce no objection certificate from the present employer at the time of document verification। जो भी एम्प्लॉइज एक रेगुलर गवर्नमेंट जॉब में है, रेगुलर सेमी गवर्नमेंट जॉब में है, रेगुलर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ऑटोनोमस बॉडी में जॉब कर रहे हैं, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रेजेंट एम्प्लॉयर की तरफ से प्रेजेंट करना रहेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज। इन दिस एब्सेंस ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट इज लायबल टू बी कैंसल्ड। अगर आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ IRFC अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट और नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस NOC। जो ऑलरेडी रेगुलर एम्प्लॉइज है IRFC के उनको NOC प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। However, at the time of document verification, the candidate has to bring vigilance and D&AR clearance। जो भी IRFC के एम्प्लॉइज है उनको विजिलेंस और D&AR का क्लियरेंस वहां पे लाना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे पर्क्स, अलाउंसेस एंड सर्विस एग्रीमेंट कन बॉन्ड कंडीशंस फॉर द वैकेंसीज मेड आउट बाय द IRFC। असिस्टेंट NE5 लेवल के लिए जो आपको मैंने पहले डिस्कस किया 21,000 का बेसिक पे स्केल रहेगा और ये 74,000 तक रहेगा। और कॉस्ट टू कंपनी यहाँ पे अराउंड 8 लाख रहेगा। जो CTC हम जो डिस्कस करते हैं वो अराउंड 8 लाख रुपीस का CTC IRFC को यहाँ पे असिस्टेंट की वैकेंसीज के लिए रहेगा। और पोस्ट कोड इसका है 101। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस E1 लेवल के वैकेंसीज के लिए आपका बेसिक पे 40,000 से लेके 1,40,000 का रहेगा पे स्केल। और यहाँ पे CTC जो है कॉस्ट टू कंपनी अराउंड 16 लाख रुपीस का रहेगा। Candidates will be inducted at the minimum
ऑफ द पे स्केल। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेगा, जो मिनिमम पे स्केल रहेगा, जो कि असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए 40,000 है और असिस्टेंट NE5 लेवल के लिए 20,000 है, वहां से आपका पे स्केल चालू होगा। और आपके एज के साथ, आपके सर्विस कंडीशंस के साथ, आपके सर्विस एज के साथ, जैसे कि आप प्रमोशन ले रहे हैं, आपका जो भी सर्विस ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते जाएगा, उसके साथ आपका पे स्केल बढ़ते जाएगा ऑफ कोर्स। यहाँ पे एक मैं नोट देना चाहूंगा, तो CTC मेंशन हैज बीन कैलकुलेटेड एट द मिनिमम ऑफ द पे स्केल एंड इंक्लूड्स बेसिक पे, DA, HRA, retirement benefits, cafeteria allowance, admissible performance related pay and other perks and benefits which is payable based on the multiple factors as per the corporation's policy। ये आपके सैलरी के साथ साथ इतनी सारी आपको बेनिफिट्स, यहाँ पे ऑफर्स, पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलने वाले हैं। गाइस, सर्विस एग्रीमेंट कम बॉन्ड, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि है सर्विस एग्रीमेंट कम बॉन्ड का। द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट NE5 level shall have to execute the service bond of rupees 2 lakhs plus GST to serve the corporation for a minimum period of 2 years at the time of joining। अगर आपको एज ए असिस्टेंट पोस्ट के में आप यहाँ पे एम्प्लॉयड होते हो, तो आपको मिनिमम 2 इयर्स का सर्विस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको सर्विस बॉन्ड यहाँ पे है 2 लाख प्लस GST का। अगर आप 2 साल से पहले ये वैकेंसी, ये जॉब छोड़ते हैं, तो आपको 2 लाख प्लस GST का बॉन्ड अमाउंट आपको पे करना रहेगा और आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ही ये बॉन्ड प्रोवाइड करना रहेगा। और जो कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस E1 लेवल हैव टू एग्जीक्यूट अ सर्विस बॉन्ड ऑफ 3 लाख प्लस GST टू सर्व द कॉर्पोरेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। प्रोबेशन, कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑन द प्रोबेशन फॉर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज पर एक्सटेंट पॉलिसी। They shall be confirmed subject to satisfactory completion of the probation period including trace training if required। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे वो 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ ही आपका 1 साल का प्रोबेशन चालू हो जाएगा। यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसीजर भी देखना चाहेंगे। सो गाइस, यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसीजर को देखेंगे तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट, इतनी सारी ये सारी प्रोसेस को आप कंप्लीट करते हैं तो ये आप जॉब में कंप्लीट, आपका जॉब एक आपका फिक्स हो जाएगा, आपका आप जॉब में लग सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो असिस्टेंट NE5 लेवल है उसके लिए आपको इंटरव्यू का क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, पॉजिटिवली उसको क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफिकेशन के बाद, मेडिकल टेस्ट के बाद यहाँ पे आपको ये जॉब लग जाएगी। The selection process for the eligible candidate will consist of the computer-based test, document verification, and shortlisted candidates interview for the post of Code 2, that is assistant manager finance and medical test। ये सारी कैटेगरीज आप कंप्लीट कर लेते हैं, ये सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका जॉब ये फाइनली लग जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जो कि है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज एज अंडर। यहाँ पे एग्जाम आपका 2 पार्ट में कंडक्ट किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो 2 पार्ट में कंडक्ट किया जाएगा, जो है पार्ट A एंड पार्ट B। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड एज सच 1/4 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1/4 मार्क यहाँ पे डिडक्ट होगा। Part A and Part B of CBT computer based test will consist of 100 multiple choice objective type questions of 1 mark each। हर एक क्वेश्चन एक 1 मार्क का है, अराउंड 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको रहेंगे और एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा आपका 90 मिनट्स का, 120 मिनट्स फॉर द PWD कैंडिडेट्स विद स्क्राइब। Syllabus and section wise distribution of marks for Part A and Part B of computer based test is given as below for the post code 01 एंड 02। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि 01 असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर लेवल के लिए दोनों ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सिलेबस ये कॉमन रहेगा और जो आपका सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो भी कॉमन रहेगा। सो गाइस, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको अराउंड 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए 10 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के लिए 10 क्वेश्चन, नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड IRFC 10 क्वेश्चंस।
The above syllabus and section wise is only indicative and there may be some variations in the actual question paper. So ये भाई बहुत क्वेश्चंस ये बताने की बात हो गई, बट आपका बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पे मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस, नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड आईआरएफ के 10 क्वेश्चंस। यहाँ पे टोटल अराउंड 50 क्वेश्चंस आपको रहेंगे जो कि 50 मार्क्स कैरी करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया था मैंने, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, सो अराउंड 50 क्वेश्चंस विल कैरी 50 मार्क्स। और पार्ट बी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहेगा वो असिस्टेंट लेवल और असिस्टेंट मैनेजर के लेवल के लिए डिफर करता है, उनके टॉपिक्स डिफर करते हैं। सो भाई यहाँ पे हम टॉपिक्स पार्ट बी के भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि असिस्टेंट एनी5 लेवल के यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ के जाने हैं, ये बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे, बट टॉपिक्स यहाँ पे डिफर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आपका पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स लॉस and practices, indirect tax laws, corporate laws, cost accounting, computer applications in business management principles applications, fundamentals of financial management, auditing and corporate governance, financial reporting and analysis, project management, e-filing of returns, banking and insurance etc. ये बेसिक जो टॉपिक्स यहाँ पे आपको डिस्कस किए गए वो रहेंगे असिस्टेंट एनी5 लेवल के लिए पार्ट बी ऑफ द सीबीटी। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो टॉपिक्स है वो है अकाउंटिंग एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, प्रोफेशनल एथिक्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, डायरेक्ट टैक्स लॉस, इनडायरेक्ट टैक्स लॉस, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस, ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एक्सेट्रा। ये आपके टॉपिक्स है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए। और जैसे कि मैंने बताया आपको 50 मार्क्स का ये पार्ट भी रहेगा और फॉर असिस्टेंट एज वेल एज असिस्टेंट मैनेजर लेवल। सो गाइस सीबीटी पार्ट ए, सीबीटी पार्ट टी बी दोनों की मिला के 50 + 50 ऐसे 100 मार्क्स का ये आपका टोटल रिटर्न पेपर रहेगा एमसीक्यूज का। नेक्स्ट पार्ट रहेगा यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स। तो गाइस यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, और कोई लैंग्वेज नहीं रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में पेपर रहेगा। इन केस ऑफ एनी डिफरेंसेस इन कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, द कंटेंट्स ऑफ द इंग्लिश वर्जन शैल प्रिवेल। अगर आपको किसी भी इंग्लिश और हिंदी वर्जन के क्वेश्चन में किसी भी तरीके की तकलीफ होती है या फिर किसी भी तरीके का आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जो कि इंग्लिश वर्जन का जो भी इसका मीनिंग रहेगा वो यहाँ पे प्रिवेल करेगा, हिंदी का नहीं। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे 40% का क्वालिफाइंग मार्क्स है। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे, ओबीसी कैटेगरी के लिए 30% का क्वालिफाइंग मार्क्स है और एसटी कैटेगरी के लिए 25% का। इंस्ट्रक्शंस फॉर इंटरव्यू फॉर असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस पोस्ट कोड 02। जैसे कि हमने आपको बताया असिस्टेंट के पोस्ट के लिए यहाँ पे किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं है। आप जैसे ही सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हैं और मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप इस जॉब के लिए आपका जॉब लगने की पूरी संभावना हो जाती है। और फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर कैंडिडेट्स अप टू 3 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अगर आप सीबीटी में क्वालिफाई होते हैं, जितने भी नंबर की वैकेंसीज है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया सीबीटी असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस लेवल के लिए यहाँ पे अराउंड 7 वैकेंसीज है, तो अराउंड 3 times कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग वेटेज ऑफ 80% टू सीबीटी मार्क्स एंड 20% टू इंटरव्यू मार्क्स। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं 80% ऑफ वेटेज आपको सीबीटी मार्क्स के लिए दिया जा रहा है, तो आपको बहुत मेहनत करनी है आपके रिटन एग्जामिनेशन में और उतना ही मेहनत आपको इंटरव्यू के लिए करनी है। बट वो 20% वेटेज कैरी करता है, बहुत ही क्रुशियल है वो 20% का वेटेज। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स यहाँ पे रहेगा परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन अगर प्रोसेस हो सकता है, अगर वो सीबीटी की टेस्ट जो होती है वो मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट की जाती है। अगर मल्टीपल शिफ्ट में नहीं कंडक्ट होती है तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स नहीं रहेगा, और अगर मल्टीपल शिफ्ट में सीबीटी की टेस्ट कंडक्ट करी जाती है तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स वहां पे रहेगा। सो गाइस हम नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। Based on the candidate's merit in CBT, the number of candidates called for document verification will be equal to the number of vacancies for the post of assistant। यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए असिस्टेंट एनी5 लेवल के लिए उतनी ही कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे जितने की यहाँ पे वैकेंसीज है,
और फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अराउंड 3 टाइम्स द वैकेंसीज कैंडिडेट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पे बुलाए जाएंगे। सो गाइज यहाँ पे एक मेन पार्ट यहाँ पे आपको देखना है, असिस्टेंट के लिए सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे और असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट के लिए सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे और असिस्टेंट मैनेजर के लिए अराउंड 3 टाइम्स कैंडिडेट्स वहां पे बुलाए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किए जाएंगे। हम और थोड़ी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। द कैंडिडेट शुड पोजेस साउंड हेल्थ, appointment to the advertised post will be subject to the candidates being mentally fit in the indicated medical category as per the standards prescribed in the chapter 5 of the Indian Medical Council, इंडियन रेलवेज मेडिकल मैनुअल। सो आपका जो भी मेडिकल के क्राइटेरियाज है, फिटनेस के क्राइटेरियाज है जो कि इंडियन रेलवेज मेडिकल मैनुअल की तरफ से रहेंगे, वो आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना है। और अगर आपको वो क्राइटेरिया मेडिकल मैनुअल जानना है तो यहाँ पे मैंने लिंक बताई हुई है, नोटिफिकेशन में डिटेल लिंक बताई हुई है, उस मेडिकल क्राइटेरिया फिटनेस क्राइटेरिया को भी आप पूरी तरीके से जान लीजिए। और देयर विल बी नो रिलैक्सेशन ऑफ एनी काइंड इन हेल्थ स्टैंडर्ड्स इज अलाउड। यहाँ पे किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन आपको मेडिकल ग्राउंड्स पे नहीं दिया जाएगा। सो गाइस ये प्लीज आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे एग्जामिनेशन सिटीज। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बी हेल्ड एट दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। ये 4 सिटीज यहाँ पे डिस्कस करी गई है, बताई गई है डिटेल नोटिफिकेशन पे, और ये सिटीज इंडिकेटिव है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर्स। सो गाइस ये 4 मेन सेंटर्स है जहां पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाली है, जो कि आपको एक डिटेल आपके ध्यान में रहनी चाहिए यहाँ पे, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे हमारा रह रहा है, वो है एग्जामिनेशन फीस। एप्लीकेशन फी पेएबल विच इज नॉन रिफंडेबल फॉर द ऑनलाइन फॉर्म फॉर द पोस्ट एज अंडर इज गिवन बिलो। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ही आपको एग्जामिनेशन फी देनी है। एससी एसटी कैटेगरीज कैंडिडेट्स के लिए आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन फी भरने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट एनी 5 लेवल और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए एक कॉमन फीस है, एग्जामिनेशन फी है, जो कि ₹500 है। और यहाँ पे मैं और एक बेसिक डिटेल्स आपको एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करना चाहूंगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स आर exempted फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी वेदर पोस्ट इज रिजर्व्ड फॉर देम और नॉट। अगर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स यहाँ पे अगर फॉर्म भरना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन भरना चाह रहे हैं, रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो उनको किसी की तरह की एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं भरनी है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट विल हैव टू सबमिट अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर ईच पोस्ट कोड। यहाँ पे आप मल्टीपल एप्लीकेशंस भी भर सकते हैं, जैसे कि एक असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप एक डिफरेंट एप्लीकेशन भर सकते हैं, सेपरेट एप्लीकेशन भर सकते हैं, और उसके लिए आपको फॉर एवरी एप्लीकेशन यू आर फिलिंग अप आपको एक अलग पोस्ट कोड के लिए अलग फी पेमेंट करना है आपको गाइस। सो गाइस मैं यहाँ पे एक आपको बताना चाहूंगा, ये इतनी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको डिस्कस करनी थी मुझे आपके साथ। ये इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज करी गई है। बहुत ही प्रेस्टिजियस वैकेंसी है और बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉर्पोरेशन है इंडियन रेलवेज के लिए। हमने इंडियन IRFC के जो बेसिक काम करने का तरीका है वो भी यहाँ पे जाना। सो गाइस मैं इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूंगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।